दोस्तों नमस्कार, आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं हूं आनंद और आप मुझसे पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया था ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में चर्चा किया था। और उस वीडियो को कंटिन्यूअस आगे करते हुए कुछ बच्चों का हमारे पास मैसेज आया कि सर अभी एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ यूपीएसआई के और क्या लोअर पीसीएस के जो एग्ज़ाम होंगे, मेंस के, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, उसमें इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन कुछ पूछने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो सर इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस को एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए, उसके बारे में पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी आज से मैं शुरू करूँगा आप लोगों के लिए, और उसके सिलेबस के बारे में बताऊँगा, कैसे उस खंड को कवर करना है उसके बारे में बताऊँगा, और धीरे धीरे आप इंडियन ज्योग्राफी को मैप से कैसे जोड़ेंगे वो भी चीज़ें इसमें आप समझेंगे। तो आइए एक बार दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं आपका प्रेप एकेडमी पे, और शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी। तो दोस्तों, हम आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आज से हम शुरुआत करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। मैं भौतिक भूगोल और भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल की भी चर्चा इसके बाद करूंगा, जब ये हमारा भारत का भूगोल कवर हो जाएगा तो उसके बाद। तो दोस्तों, एक बार इसको पढ़ने से पहले आइए इसके सिलेबस को थोड़ा सा समझा जाए, क्योंकि सिलेबस अगर हमारे दिमाग में रहेगा तो हम चीज़ों को कैसे कवर करना है, पहली कंडीशन वो जान पाएंगे, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना होता है। क्योंकि पढ़ने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या चीज़ हमें नहीं पढ़ना है। तो आप सिलेबस जब देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है और क्या चीज़ कवर करना है। और एक बार सिलेबस आपके दिमाग में हो गया तो बहुत जल्दी ये चीज़ें क्लियर भी होंगी और कवर भी हो जाएंगी, और इसको आप करंट से कोरिलेटेड करने में भी आपको आसानी होगी। तो आइए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पहले जो इसके भौतिक स्वरूप की बात करेंगे, भौगोलिक स्थिति और भौतिक स्वरूप। भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक स्वरूप की बात करेंगे। भौतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक स्वरूप क्या होगा कि भौगोलिक स्थिति जो हमारे भारत के जो उसका जो क्षेत्रफल है, उसके चारों ओर के जो देश हैं, किन देशों से वो लगता है, किन किन देशों से पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, कौन सा देश कौन सा राज्य कितने देशों को टच करता है, वे सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति में। और भौगोलिक स्वरूप में हम पढ़ेंगे कि कौन सी चट्टानें जो मूल रूप से थी रूपांतरित हुई, ये सब चीज़ें इनमें कवर हो जाएंगी। दूसरा हमारा पॉइंट होगा इसमें अक्षांशीय एवं देशांतीय विस्तार। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, सॉरी दोस्तों, भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक स्वरूप होगा। दूसरा पॉइंट उसका होगा कि जो उसके जलवायु हैं, भौगोलिक एवं भौगोलिक स्वरूप। दूसरा उसका भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप क्या है। तीसरा जलवायु। चौथा मृदा। पांचवा इसके जल संसाधन। जल संसाधन के ऊपर ही हम यहीं पे ऐड कर लेंगे, नदी जल परियोजनाओं को यहीं पे पढ़ लिया जाएगा। नदी जल परियोजनाएं कौन कौन सी होंगी, किन नदी पे कौन सा डैम बना है, कौन सी परियोजनाएं अभी हाल में शुरू हुई हैं। और जल संसाधन, उसके बाद है अपवाह तंत्र, इसका क्या होगा।
कृषि के बारे में पढ़ लिया जाएगा। कृषि के बाद जो उद्योग हैं, कृषि पे आधारित उद्योग और कृषि पे आधारित जो उद्योग नहीं है, उद्योगों पे आधारित जो उद्योग होंगे उनकी भी बात कर लिया जाएगा चर्चा। और सेवा क्षेत्र से जुड़े जो उद्योग हैं, जो व्यापार हैं, उनको पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद ये आपका जो प्राकृतिक आपदा हैं उनके बारे में देख लिया जाएगा। दोस्तों इस तरह से क्रम वाइज हम अपने सिलेबस को जब कवर करेंगे तो हमारा भारत का भौतिक भूगोल कवर हो जाएगा और सारी चीज़ें हमारी A to Z कवर हो जाएंगी। इसमें भौगोलिक स्थिति की चर्चा करेंगे, हम भौगोलिक स्वरूप की चर्चा करेंगे, भौतिक स्वरूप की उसकी चर्चा कर लेंगे, हम जलवायु की बात करेंगे, मृदा क्या, कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और वहाँ पे जो जल संसाधन है वो कैसे हैं, अपवाह तंत्र जो है, जो नदी द्रोणी हमारी है कहाँ पे डेल्टा बना रही है, कहाँ पे एस्चुरी बनाएगी, उनका अपवाह तंत्र कैसा होगा, कौन कौन सी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों में जुड़ेंगी और कौन सी नदी महासागर में समुद्र में गिरेगी, उसका अपवाह तंत्र इसमें पढ़ लिया जाएगा। कृषि के बारे में पढ़ा जाएगा कि हमारे प्राथमिक जो उद्योग कहलाते हैं कृषि, उसमें कौन कौन सी खेती कहाँ पे हो रही है और उससे संबंधित जो उद्योग कहाँ पे लगाए जाएंगे, उद्योग में पढ़ लिया जाएगा। प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र कवर करने के बाद सेवा क्षेत्र हमारा तृतीय क्षेत्र होता है, जिसमें हम सेवा क्षेत्र के बारे में भी बातें करेंगे कि इस समय कौन सा जगह पे किस चीज़ हो रहा है, और आपदा की बात करेंगे कि आपदा कहाँ पे आ रही है और उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी और कुछ पॉइंट हम जनजातियों से भी ले लेंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कुछ जनजातियाँ जो हैं आजकल इनसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। वैसे तो यूपी में कुछ जनजातियाँ इस बार यूपी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है उसमें पूछा था कि बुक्सा जनजाति यूपी के किस प्रदेश से संबंधित है। यूपी स्पेशल है फिर भी वो जनजातियों से संबंधित है क्वेश्चन है। तो बुक्सा जनजाति और भी जो जनजातियाँ हैं जैसे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर जो जनजातियाँ रहती हैं उनको उनके नाम से ही वहाँ के पहाड़ियों का नाम डिसाइड किया गया। वे सारी जनजातियाँ यहाँ पे बातें करेंगे। तो दोस्तों आइए हम पहले खंड की चर्चा करेंगे। आज भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक स्वरूप की आज हम बातें करेंगे। तो भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक स्वरूप कैसे निर्धारित करेंगे। दोस्तों एक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है हमारा। ईस्ट वेस्ट है, ये अब नॉर्थ है और ये साउथ है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ पे दोस्तों इसको हम मानते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये हमारा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों एक ही जगह हो जाएंगे होते हैं, और इसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। प्राइम मेरिडियन क्योंकि लंदन से जो लंदन एक शहर है यूके का, जहाँ से ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है, और इधर के क्षेत्र जो होते हैं, जो भी देश इस साइड पड़ेंगे वो प्राइम मेरिडियन से आगे के क्रम में होंगे, बढ़ते हुए उसके समय होंगे, और इधर जब हम बढ़ेंगे तो इसके घटते हुए समय होंगे। जैसे हम भारत की स्थिति की हम चर्चा अगर करें, डायग्राम अगर छोटा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ आपको समझने के लिए। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है। तो भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत कुछ हमारा इधर होगा, ऐसे भारत का कुछ क्षेत्र है, ये भारत है। और भारत की स्थिति की बात करें तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, इधर हमारी
मकर रेखा है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री पे होती हैं, 23.5 पे होती हैं। सूर्य की स्थिति इन्हीं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होती है। 0 डिग्री अक्षांश से या देशांतर रेखा जो होती है उसके ऊपर जब बढ़ती हैं नॉर्थ के साइड में तो कर्क रेखा, और जब दक्षिण की साइड बढ़ती हैं तो मकर रेखा। सूर्य की अवस्थिति कुछ इधर ही होती है। ये सन का प्रकाश, ये सन का मूवमेंट इधर से इधर होता है, दोनों साइड। जब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाएंगी तो भारत में गर्मी जो बढ़ती है, गर्म ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होता है। और जब ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब सूर्य मकर रेखा की तरफ बढ़ता है तो जो पृथ्वी पर पड़ने वाली जो सूर्य की दूरी है, जो सूर्य का प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है जब, तो उस समय इधर ठंड की अवस्थिति स्टार्ट होगी जब मकर रेखा की तरफ सूर्य बढ़ेगा। तो भारत की अवस्थिति की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भारत आप देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हुआ, और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। अब यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि किधर है। तो भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध के उत्तर, ये नॉर्थ ईस्ट का अगर है, उत्तर पूर्व की बात क्षेत्र है तो उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पूर्व में स्थित प्राइम मेरिडियन के पूर्व में है। प्राइम मेरिडियन से इसके जो समय के बीच की समय का जो गैप है वो 5.5 घंटे का समय लगता है। यानी कि अगर सुबह के 6 बजे हैं यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा पे इंग्लैंड में, तो हमारे यहाँ 5.5 घंटा उसको आगे बढ़ा के 11:30 बजे का टाइम जो मॉर्निंग है वो होगा। तो 5.5 घंटे का समय हमारा प्राइम मेरिडियन से आगे है। ये रही अवस्थिति इनकी भारत की। अब बात करते हैं इसके भौगोलिक स्वरूप की। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत की अवस्थिति की, भौगोलिक स्थिति की। तो हम कहते हैं इस आधार पे जब क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जाम में आता है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो हम आंसर देंगे उसका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत है। अब आइए इसके भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक स्थिति हो गया, अब इसके जो आसपास के जो पड़ोसी देश हैं जो उनकी लंबाई उनकी बात कर लेते हैं। भारत का एक नक्शा देखिए थोड़ा, ये भारत का कुछ नक्शा इस तरह से है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये ईस्ट है, पूर्व है, ये पश्चिम है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 2933 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की जो इसकी लंबाई है वो कुछ 3214 किलोमीटर की है। कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछ ले जाता है कि इनसे दूरियों से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और कुछ पॉइंट्स भी होते हैं कि भारत का जो उत्तर बिंदु है वो कौन सा है। तो उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल कहते हैं। इंदिरा कॉल। पश्चिम में है हमारा गुहार मोती, या जिसको गौर मोती भी बोलते हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी के पास तमिलनाडु में केप कोमोरिन, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पास किबूथी
किबुथु किबुथु पूर्व में, उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिण बिंदु इसका गुहार मोती और पश्चिम बिंदु गुहार मोती या गौर मोती, और दक्षिण बिंदु इसका केप कोमोरिन है। ये स्थल की बात कर रहे हैं हम दोस्तों कि स्थल पे इनका उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदु कौन सा है। अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये अंडमान निकोबार का अगर द्वीप समूह है तो यहाँ पे है निकोबार में इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है। उत्तर बिंदु इंदिरा कॉल, पश्चिम बिंदु गुहार मोती या गौर मोती, अरुणाचल प्रदेश में पूर्व बिंदु किबुथी और केप कोमोरिन दक्षिण में। स्थल की बात करें अगर पूरे क्षेत्रफल को लेते हैं तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है जो निकोबार में है, निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों ये हुआ 3214 किलोमीटर की लंबाई पूरब से पश्चिम की है, उत्तर से दक्षिण लंबाई 2933 किलोमीटर की है। और हमारी ये जो प्राइम मेरिडियन जो कहा जाता है, जो प्राइम मेरिडियन से हमारा ये 5.5 घंटे का समय आगे है, और हमारा जिस पे समय हमारे निर्धारित होता है मानक समय रेखा, वो 82.5 डिग्री देशांतर पे मानक समय रेखा हमारा माना गया है। कुछ 23.5 अक्षांश की कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से डिवाइड करती है, जिससे जो भारत की स्थिति जो होती है उत्तर साइड में उपोष्ण कटिबंध की स्थिति हो जाती है, उपोष्ण की, और दक्षिण में उष्ण कटिबंध की। ये स्थिति कब होती है, क्योंकि भारत जो है, भारत की स्थिति 0 डिग्री देशांतर रेखा के उत्तर साइड में है, कर्क रेखा के तरफ है। तो कर्क रेखा, ये हमारी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा से नज़दीकी के कारण दक्षिणतम भाग, भारत का जो दक्षिण भाग है, विषुवत रेखा से नज़दीक के कारण उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। और जो पूरब का भाग, उत्तर का भाग है, हिमालय की अवस्थिति के कारण, ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है, तो हिमालय की अवस्थिति के कारण ये उपोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आ जाता है। ये इसके भौगोलिक स्थिति है। कुछ इसमें जो राज्यों की हम बात करते हैं, आइए कौन कौन से राज्य हैं। तो इस 28 राज्य की आप पहले पढ़े होंगे कि तेलंगाना के जुड़ने से पहले 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में जब इस राज्यों के में आंध्र प्रदेश से अलग किया गया तेलंगाना को, तो 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जो अभी करंट में जो इसमें जुड़ा गया, तेलंगाना तो राज्य बना ही रहा, पर जो जम्मू कश्मीर हमारा था, जम्मू कश्मीर में जो राज्य की अवस्थिति या इसकी स्थिति जो प्राप्त थी, जो दर्जा प्राप्त था, उसको संशोधित करके इसको यूटी कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र हो गया है ये। और अब हमारा जो राज्य बना, इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं। 27 राज्य को तो आप लोग जानते ही हैं। 28 राज्य जो बना वो तेलंगाना हो गया है, और JNK को, जम्मू कश्मीर को यूटी कर दिया गया। तो अब हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको यूटी कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं, क्योंकि दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया है, एक यूटी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर को जब राज्य से हटा के स्टेट किया, यूटी किया गया, तो जम्मू कश्मीर हम एक यूटी बना और लद्दाख दूसरा यूटी है। तेलंगाना हमारा राज्य में है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो वर्तमान में जो राज्य हैं वो 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जो 7 थे अब बढ़ के 8 हो गए हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी किसी एग्जाम में पूछ लें।
तो हमने इसकी चर्चा कर दी है। आइए इससे जो क्षेत्र है, अभी तो स्थल की बात किए, इसके जल क्षेत्र की बात करते हैं भारत के। तो भारत का जो जल क्षेत्र है, भारत के जल क्षेत्र की अगर हम बात करें, एक चीज़ दोस्तों बताना भूल गया मैं कि वर्तमान में जो भारत के बीच जो मुद्दा विवाद कर रहा, वो ये हिस्सा है जिस जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये हमारा हिस्सा है अक्साई, जिसको चीन के द्वारा नियंत्रित किया गया है, अक्साई चीन। और पीओके जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत किया गया है। इस लाइन को एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसे एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये न्यूज़ या अखबार खबरों में आ जाते हैं कि एलओसी पे हमारे जो विवाद हुए, जो झड़प हुई सेना की, उसकी स्थिति कहाँ पे है, एलओसी पे जो विवाद हुए अक्साई चीन का, वो कहाँ पे है। तो स्थिति ये आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, तो आपको एक पेपर पढ़ने में और न्यूज़ देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसके बाद इसकी जल स्थिति की हम बात करने जा रहे थे आपसे। तो भारत का जो जल क्षेत्र है, ये अगर भारत है, मान रहे हैं भारत, वैसे दिख नहीं रहा है पर इसको हम मान रहे हैं कि ये भारत है। तो भारत का जो जल क्षेत्र है, ये 12 नॉटिकल माइल, याद रखिएगा 12 नॉटिकल मील, अगर यहाँ तक का पॉइंट मानते हैं तो यहाँ से इसको 12 नॉटिकल मील है, जिसको प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। इसको हम 12 नॉटिकल मील तक का प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। और 12 मील के बाद, 12 नॉटिकल मील के बाद यहाँ से 14 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है भारत का, उसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और 24 से 200 तक का जो नॉटिकल मील का एरिया है, वो हमारा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। अब ये होता क्या है, आप दोस्तों ये समझिए। हमारी जो सेना है वो यहाँ पे है, नेवी, जो हमारी समुद्री सेना की, जो हमारी समुद्री जो सीमा है वहाँ की रक्षा करने के लिए नेवी को नियुक्त किया गया है। तो 12 नॉटिकल मील तक हम पूरी तरह से इसमें दोहन कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। 24 नॉटिकल मील तक है तो 200 तक का, पर 12 नॉटिकल मील तक में अत्यधिक दोहन कर सकते हैं, ये आपके दोहन के क्षेत्र में आएगा। संलग्न क्षेत्र में आप मछली पालन करना, कुछ और भी रिसर्च के जो काम होंगे वो कर सकते हैं। 200 नॉटिकल मील तक भी यहाँ पे आप जो ऑयल की खनन होता है वो सब कार्य कर सकते हैं, जिससे जलीय जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े। नेवी हमारी यहाँ पर रहेगी 200 नॉटिकल मील के पास, ये हमारी नेवी हमारी बाउंड्री की जल सीमा की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है। और कोस्ट गार्ड जो होते हैं, वो तटरक्षक बल जिनको कहा जाता है, वे कोस्टों की सुरक्षा करने के लिए होते हैं। तो ये हमने दो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। स्थल सीमा की बात किया तो 4 बिंदुओं की हमने चर्चा की थी, उत्तर बिंदु, नॉर्थ, दक्षिण बिंदु, पूरब बिंदु और पश्चिम। पूरब में हमने किबूथी बताया था, किबूथू। पश्चिम में गौरमोती। उत्तर में हमने बताया था इंदिरा कौल। और दक्षिण में हमने बताया था केप कोमोरिन, जो हमारा तमिलनाडु के क्षेत्र में है। और
जलीय क्षेत्र को अगर कवर किया जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। जल क्षेत्र की बात की जाए तो 12 नॉटिकल मील तक हमारा प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है। 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक संलग्न क्षेत्र है और 24 से 200 नॉटिकल मील तक हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जिसको कहा जाता है वो है। आइए इसके कौन कौन से विदेशी क्षेत्र हैं जो इसे भारत को टच करते हैं, कौन कौन से देश हैं बाहरी, इसके लिए एक मैप बनाता हूं। हाँ दोस्तों, मैप अगर आपके दिमाग में एक बार छप गया, एक बार वो चीज़ समझ में आ गई तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, या बिल्कुल निश्चित कर लीजिए, क्योंकि मैप जो होता है, पिक्चर हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक रहती है रिटर्न की अपेक्षा। तो पिक्चर का हमारे दिमाग में बैठ गया तो भारत का एक बार नक्शा ही अगर आप समझ गए तो आधे क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। दोस्तों आपको सुनाई दे रहा है ठीक से? ओके, तो ये भारत का कुछ नक्शा हम अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं, आप लोग तो हमसे भी अच्छा बनाते होंगे। समझने के लिए थोड़ा सा समझिएगा। भारत में ये जो एरिया है वो हिमालय का क्षेत्र है। इधर आपका चीन है, चीन जो हमारा पड़ोसी देश कहलाता है। यहाँ पे जो एरिया है वो है नेपाल, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। तिब्बत का पठार इधर है। इधर जो देश है पड़ोसी वो हमारा म्यांमार है। बांग्लादेश इधर है, जो त्रिपुरा पश्चिम बंगाल के पास सटा हुआ देश है। एक छोटा सा देश इधर भी है, श्रीलंका, जो अरब सागर में इसकी अवस्थिति है, श्रीलंका है। और इधर पाकिस्तान है। इधर पाकिस्तान। तो दोस्तों कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, नेपाल उत्तर में, और चीन, ये इधर अफगानिस्तान हो गया आपका। तो उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर में तिब्बत, नेपाल, चीन ये हुए, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, और दक्षिण में श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हुए। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हैं। अब थोड़ा सा ये समझने की आप कोशिश करिए कि जो भारत की अवस्थिति एक्चुअली में ये कैसे है। इसको मैं अगली वीडियो में जब बताऊंगा, जब अगले क्लास में लूँगा तो उसमें ये बताऊंगा कि भारत के इन अवस्थितियों के बारे में। इधर हिमालय पर्वत है, ये हिमालय है। इधर हमारा है बंगाल की खाड़ी। अगली वीडियो में मैं इसको और विस्तृत करूंगा, क्योंकि चीज़ें अब आपकी ये बेस होता चला जाएगा उसके पहले का लेक्चर, और उसके बाद के जो भी लेक्चर कंटिन्यूस होते जाएंगे वो बेस होते ही वो आगे बढ़ेंगे। आप एक चीज़ को फोकस करते रहिएगा, अगले में उसको कनेक्टेड करते रहिएगा, और आप सीखने लगेंगे और धीरे धीरे समझ जाएंगे कि भारत का भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उनका सिलेबस रहा है। अभी सिलेबस को एकदम कंटिन्यूस याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय कहते हैं इसको। अब हिंद महासागर ही ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है। ये कभी कभी आप किताबों में पढ़ेंगे
हिंद महासागर, भारत के नाम पर इसको रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पे। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और हिमालय हमारे भारत की जलवायु को निर्धारित करने में एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि उत्तर से चलने वाली जो ध्रुवीय पवनें हैं वो हिमालय पे आने के बाद उससे टकरा के भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे हम भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो ठंडी हवाओं से बच जाता है, जिससे से हमारा ये क्षेत्र उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय के क्षेत्र में हो आता है। वरना ये शीत हवाएं हम भारत में प्रवेश करती तो पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा ठंडा प्रदेश हो जाता। तो चतुष्कोणीय स्थिति इसलिए कह रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है उसका जो ये प्रायद्वीपीय पठार इसको ये होता है, आप अगली वीडियो में और अच्छे से क्लियर समझेंगे जब डिस्क्राइब करूँगा इन चीज़ों को। तो प्रायद्वीपीय पठार जो दक्षिण की तरफ है वो सकरा होता जा रहा है और उत्तर की तरफ इसका फैलाव है, इसलिए इस आकार को चतुष्कोणीय आकार कहा गया है, क्योंकि पूरब में भी पश्चिम में भी इनका फैलाव है। तो दोस्तों इतना आपने पढ़ा, आज भौगोलिक स्थिति एवं भौगोलिक स्वरूप की बात हो गई है। अगली वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो इसकी आगे की चर्चाएं हम करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो पर बने रहने के लिए। आप जुड़े हैं प्रेप एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।